एनालिसिस एल्गोरिथम की और उसके ऑर्डर्स, जो ग्रोथ के ऑर्डर्स होते हैं उनको देखेंगे, जिसे हम कॉम्प्लेक्सिटी भी कहते हैं, स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो एल्गोरिथम होते क्या है? ये वो इंस्ट्रक्शन है जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखे जाते हैं। तो हमारी एनालिसिस की क्या ज़रूरत है इन एल्गोरिथम की? देखिए, आप भी एक एल्गोरिथम लिख सकते हैं, मैं भी एल्गोरिथम लिख सकता हूँ। अब दोनों एल्गोरिथम कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, रनिंग टाइम किसका अच्छा है, मेमोरी रिक्वायरमेंट्स, प्रोग्रामर एफर्ट, ये सब किस में ज़्यादा या कम लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें ही एनालिसिस होती हैं। तो एक्चुअल में अगर रनिंग टाइम एनालिसिस देखी जाए, हम रनिंग टाइम एनालिसिस ही मोस्टली देखते हैं कि किस तरीके से साइज बढ़ने पर आपका एल्गोरिथम बिहेव कर रहा है, उसका रनिंग टाइम कितना बढ़ रहा है। ये बेसिक डिपेंड करेगा कि आपके इनपुट किस तरीके से आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ इनपुट्स आ रहे हैं, और उसका रनिंग टाइम हम देखेंगे। और फिर हम बताएंगे कि भाई दोनों एल्गोरिथम में या फिर नंबर ऑफ एल्गोरिथम जो अवेलेबल है उसमें कौन सा बढ़िया है, कौन सा अच्छा है। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूँ कि हमारे पास एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, उसमें हमको एक नंबर सर्च करना है। अगर वो नंबर सर्च करना है तो हम कैसे करेंगे? देखिएगा, हम यहाँ पर जाएंगे, शुरुआत करेंगे, एक एक करके ढूंढेंगे, एक एक करके आगे बढ़ाएंगे। और अगर हमें मिल जाता है तो हम बोलेंगे इस लोकेशन पे है, और नहीं मिला तो हम बोलेंगे कि हमें नहीं मिल पाया। और अगर हम बाइनरी सर्च पे आते हैं, बाइनरी सर्च भी सर्चिंग टेक्निक है, लीनियर सर्च भी सर्च टेक्निक है। तो बाइनरी सर्च में आने के बाद देखिएगा आप क्या होता है कि इसमें हम शुरुआत करते हैं मिडिल एलिमेंट से, क्योंकि ये सॉर्टेड है। तो अगर मिडिल में आ गए और हमें देखा कि इससे छोटा एलिमेंट है, मतलब जो एलिमेंट हमें ढूंढना वो छोटा है, तो हम केवल ये पार्ट लेंगे, केवल इतना आधा पार्ट लेंगे। तो ये आधा सर्च करना तो रह ही गया, यानी मतलब आधा रह क्या गया, बच गया। फिर हम चेक करेंगे मिडिल पे, अगर छोटा है तो यहाँ चेक करेंगे, बड़ा है तो यहाँ चेक करेंगे। तो छोटा या बड़ा करने पर आधा फिर से हमारा बच जाएगा। तो हमारा देखिए किस तरीके से फ़ायदा होगा। अगर सबसे पहले सेंटर पे आते हैं, अगर लेस देन एक्स है तो यहाँ बाएं हाथ पे चले जाएंगे। फिर आप यहाँ पर आते हैं, अगर ग्रेटर देन एक्स है तो इस पे चले जाएंगे। फिर यहाँ पर आएंगे और देखेंगे अरे लेस देन एक्स है, तो हम ये बाएं हाथ पे चले जाएंगे। फिर हम यहाँ पर आएंगे, इन दोनों को भाग करेंगे, फिर देखेंगे कहाँ अरे लेस देन एक्स है, फिर हम ये लेफ्ट हैंड साइड वाले को कवर कर लेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे इस वाले पे आ जाएंगे, इसका दोनों भाग फिर से डिवाइड करेंगे, और फिर देखेंगे अरे ये तो दाएं हाथ पे आना है, और फाइनली हमको नंबर मिलेगा, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसका तरीका ये होगा कि हम शुरुआत करते हैं, पहले स्टार्ट लेंगे और एंड लेंगे, और बीच में आएंगे, ये बीच निकालने की कोशिश है, ये बीच निकाला मतलब मिड पॉइंट निकाला। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे, हर बार हम ये जो पॉइंट्स है स्टार्ट और एंड, ये वेरी करते रहेंगे, मतलब मिड में लाते रहेंगे, या इधर आएगा या इधर आएगा। तो हर बार ये वेरी करता रहेगा। इससे क्या होगा कि हमारा बाइनरी सर्च पूरा होगा। बाइनरी मतलब मिड से हम चेक करते हैं कि मिड में क्या है। अब बात तो ठीक है, ये आज मेरा जो मुद्दा है वो लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च बताने का नहीं है। मेन ये है कि आपके आइट्रेशंस कितने लग रहे हैं। अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो लीनियर सर्च मानिए इतना टाइम ले रहा है, बाइनरी सर्च इतना टाइम ले रहा है, अरे वाह बाइनरी सर्च तो हमारा अच्छा है। लेकिन नहीं, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम देखेंगे 10,000 एलिमेंट के लिए तो इसको कितना टाइम लग रहा है, इसको कितना टाइम लग रहा है। तो देखिए ये किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, इसका जो ग्रोथ है वो कितना कम है, और इसका ग्रोथ कितना एक्सपोनेंशियल कितना ज़्यादा है। हम ये बोलेंगे कि फॉर लार्ज नंबर्स ये बाइनरी सर्च अच्छा है। तो जो मैंने आपको बताया कि जहाँ तक नंबर्स कम है तब तक बाइनरी सर्च तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहाँ नंबर ज़्यादा हो जाएंगे तो नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस पर आइट्रेशन ये आपके बढ़ेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम एनालाइज करें? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि एल्गोरिथम को एनालाइज कैसे करेंगे, हम एग्जीक्यूशन टाइम देख लें दोनों का कितना समय लगता है, क्या ये सही आइडिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंप्यूटर पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि एग्जीक्यूशन कंप्यूटर पे, अगर आप i3 पे कर रहे हैं, i7 पे कर रहे हैं, तो i7 पे ऑफकोर्स वो तेज़ रन होगा ना। इसी तरीके से अगर आप बोलेंगे कि यार कितने इसमें आपके स्टेटमेंट्स हैं, आपने कितने स्टेटमेंट्स लिखे, लाइन ऑफ कोड्स गिन लीजिए, क्या ये सही तरीका है? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ही लाइन में सब कुछ कह देती हैं, कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको हो सकता है उसके लिए 10 लाइनें लिखनी पड़े। तो आपके पास ये एल्गोरिथम 1 है, एल्गोरिथम 2 है, इसको मैं कई बार यूज़ करूँगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ये एल्गोरिथम 1 में हमने ये 0 से लेकर n तक असाइनमेंट है, ठीक, वैल्यूज़ अलग अलग असाइन कर रहे हैं 0 को। लेकिन वही तरीका दूसरे एल्गोरिथम ये हो सकता है कि हम फॉर का लूप लगा लें और फिर यही काम हम फॉर के लूप से कर दें, काम दोनों में एक ही हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो रनिंग टाइम है एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज हम इसको लिखते हैं, यानी कि रनिंग टाइम फंक्शन ऑफ n, दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ n, और n क्या है? जिसमें आपके इनपुट साइज है।
तो अगर हमको दो एल्गोरिथम कंपेयर करना है जो जो जिनकी रनिंग टाइम एफ एन और जी एन है, तो हमारा सबसे बढ़िया ये है कि किस तरीके से ये फंक्शन ग्रो कर रहा है। तो इससे हमारा मशीन पे डिपेंडेंसी और प्रोग्रामिंग स्टाइल ये सब चीज़ें दूर हट जाएंगी, हम नंबर ऑफ एन पे ही रिलाई करेंगे। अब आइए हम क्या करते हैं सब पे, अब तरीका देखिएगा किस तरीके से हम कंप्यूट करते हैं रनिंग टाइम को। हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी एल्गोरिथम 1 था, ये एल्गोरिथम 2 था, हम सबको एक कॉस्ट असाइन कर देंगे। इसको C1 सब क्योंकि एक ही जैसे हैं तो सबको कॉस्ट असाइन कर दिया, C1 से लेकर C1 तक n टाइम्स सबको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद, जोड़ने का मतलब ये है कि ये n टाइम्स हो गया तो n इंटू C1, ये इसका कॉस्ट हो गया। इसका कैसे करेंगे, देखिए इसका तो C1 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी हमने C1 दिया है, C1 रहेगा। लेकिन क्योंकि ये फॉर का लूप है, इसको C2 दे देते, कोई और कॉस्ट दे देते। अब देखिएगा ये कितने बार रन कर रहा है C1, ये तो n टाइम्स रन कर रहा है क्योंकि फॉर का लूप n बार चलेगा, तो ये n C1 हो गया। और ये कितने बार चलेगा फॉर का लूप, ये खुद भी n बार चलेगा, है ना, खुद भी n बार चलेगा। तो n बल्कि n क्या 0 से शुरू किया तो n+1 तक चलेगा, n+1 और C2, तो n+1 C2 और n C1, n इंटू C1। ये n+1 मतलब कुछ होता नहीं, इसको हम छोड़ भी सकते हैं, n ही लिख सकते हैं। खैर फिर भी हम n+1 ही लेके चलते हैं। तो अल्टीमेटली C2 + C1 आ गया n और प्लस C2, यानी कि हमारे पास टोटल जो ऑर्डर आ गया उसका कुछ n ही आ गया। अब चलिए आप बोलेंगे ये भी n ये भी n, तो दोनों तो सेम है, फिर आप बात क्या कर रहे हैं, मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू एक्सप्लेन। चलिए इसका जवाब देते हैं। इस पर्टिकुलर आप एल्गोरिथम को देखिए या फिर एक पीस ऑफ कोड को देखिए। यहाँ सम इक्वल टू 0 है, इसको C1 कॉस दे देते हैं। अब एक फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप है, ये फॉर लूप तो है, इस फॉर लूप का तो पता चल गया कि n है, इसके ऊपर एक n और आ गया, तो n इंटू n, n स्क्वायर, यानी कि अगर मैं इनकी कॉस्ट को ऐड करूँ तो इसका C1 हो गया। ये C2 कितने बार चलेगा, केवल n बार, तो C2, जबकि मैंने बताया था n+1, तो चलिए n+1 भी लिख लेते हैं, लेकिन n+1 और n एक ही बात है। इसका भी मैं रीज़न दूंगा अभी आपको। अब ये भी n बार चल रहा है तो इसको भी हम n बार चलाएंगे, लेकिन ये n बार तो चल रहा है, इसके ऊपर एक n और है, तो ये n इंटू n+1 चलेगा। इसी तरीके से सम भी इस दोनों फॉर के अंदर है, तो एक फॉर के लिए n, दूसरे फॉर के लिए n, तो C3 में 2 n बार मल्टीप्लाई करेगा। ऐसा हम कंप्यूट करते हैं रनिंग टाइम को। तो अब मैंने आपको कहा था कि n+1 n के बराबर होता है। तो अब मान लीजिए कि आप एलिफेंट और गोल्ड फिश खरीदने गए, तो आप क्या कहेंगे कि इन दोनों को जोड़े, कोई बोलेगा जोड़ दीजिए कितना कॉस्ट हुआ एलिफेंट का और गोल्ड फिश का, या किसी छोटी चीज़ का, तो आप बोलेंगे ये तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं कि इनका कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ एलिफेंट ही है। यानी कि अगर हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है और उसमें n⁴ है, तो उसके सामने n² n कुछ मायने नहीं रखते। हम सीधा कहेंगे कि इन सबको छोड़िए, हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो n⁴ है, दिस इज अवर रेट ऑफ ग्रोथ। अब रेट ऑफ ग्रोथ की हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करते हैं। एसिम्प्टोटिक मतलब ये होता है कि आपका जो ग्राफ है, लाइन है या कर्व है, वो किसी की तरफ पहुंच रहा है। एसिम्प्टोटिक मतलब यही होता है। तो हम देखेंगे किस जगह तक पहुंच रहा है, इसको ग्राफ से भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यूजिंग रेट ऑफ ग्रोथ एज अ मेजर टू कंपेयर डिफरेंट फंक्शन इम्प्लाइज कंपेयरिंग देम एसिम्प्टोटिकली। अगर हम रेट ऑफ ग्रोथ को लेंगे ताकि हम दो फंक्शन को कंपेयर कर सके, तो उसे हम कहेंगे कि हम इसको एसिम्प्टोटिक कंपेयर कर रहे हैं। अगर एक f(x) है वो फास्टर है g(x) से, तो आप आगे के देखिएगा आप f(x) ऑलवेज इवेंचुअली बिकम्स लार्जर देन g(x) इन द लिमिट। मैं आपको ये डायग्राम से दिखाता हूँ, डायग्राम में आएगा अभी। ये एक एग्जांपल उससे पहले देख लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए एक वेबसाइट हम बना रहे हैं और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की है, और उसमें एक प्रोग्राम तो 30n+8 टाइम लेता है, दूसरा प्रोग्राम लेता है n² + 1 टाइम। तो दोनों में से कौन सा बेटर बताइए। अब ये ध्यान में रखिएगा कि मिलियंस ऑफ यूजर ये हैंडल करने वाला ये वेबसाइट है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होने वाला है, कौन सा बढ़िया है। ये ग्राफ देखिएगा, फिर मैंने आपको बताया था ना एसिम्प्टोटिक क्या होता है, वो एसिम्प्टोटिक आप इससे समझाएंगे। अब ये ग्राफ देखिए जो हमारे दाएं हाथ पे है, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, जब ये राइट पे जाएंगे, अ फंक्शन ग्रोइंग, अ फास्टर ग्रोइंग फंक्शन इवेंचुअली बिकम्स लार्जर। देखिए किस तरीके से जो फास्टर होना है ना, आगे जाके बड़ा हो जाएगा। तो ये 30n+8 मैं कह रहा हूँ आपसे, ये फास्टर है। आप देखिएगा इसका क्या हाल होगा, किसका, n² + 1। यहाँ तक तो ये ठीक गया, ठीक। उसके बाद ये इसकी पोजीशन कहाँ चली गई, तो आपका ये फंक्शन 30n+8 इज
द ग्रोथ ऑफ दिस फंक्शन इज वेरी हाई, ये ग्रोथ इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एफिशिएंसी या कॉम्प्लेक्सिटी इसकी अच्छी है। जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी वो एल्गोरिथम अच्छा है आपका। तो देखिए ये 30n+8, अभी हम बिग ओ नोटेशन को चलो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। वैसे इसको मैं बहुत डीप में समझाऊंगा बिग ओ नोटेशन को, लेकिन यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अगर हम बोलें fn जो है 30n+8 है, तो ये ऑर्डर ऑफ n हो गया, यानी कि प्रोपोर्शनल है n के। और जहाँ हम n² + 1 की बात कर रहे हैं, तो ये ऑर्डर ऑफ n² हो गया, क्योंकि ये रफली प्रोपोर्शनल है n² के। तो इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ n² है, दिस विल बी स्लोअर देन ऑर्डर ऑफ n। देखिए ध्यान से देखिएगा, और ये n² स्लोअर है ऑर्डर ऑफ n से, जबकि ऑर्डर ऑफ n² विल ग्रो फास्टर देन o n। जैसे आपने देखा ना डायग्राम में किस तरीके से फास्टर बढ़ गया। तो इसका मतलब ये जो मैंने आपको बताया कि ये स्लोअर है, तो इसका मतलब ये वाकई में स्लोअर है। अगर आप किसी कंप्यूटर किसी मशीन में डालेंगे तो ये स्लो आगे बढ़ेगा, ये तेज़ आगे बढ़ेगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ n अच्छा है, ऑर्डर ऑफ n²। आप कोशिश करिए कि आपका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ऑफ n बन जाए, जो भी एल्गोरिथम है आपका। जैसे और एग्जांपल देता हूँ, ये तो मैं खैर देखिए दे ही चुका, ये ऑर्डर ऑफ n4 है, लेकिन इसको अगर देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ n³ है, इसको देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ n³ है। इसका ये कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, तो ये ऑर्डर ऑफ 1 हो गया है। ये बिग ओ का विजुलाइजेशन देखिए, जितने भी मैंने दिए हैं सब n² है, ये n log n है, ये कोई भी कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ 1 होता है, ये ऑर्डर ऑफ n है। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि रनिंग टाइम कैसे कंप्यूट करेंगे, इसको तो मैंने समझा दिया था। ये भी n है, C1 वगैरह के छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि C1 C2 भी कुछ है, इसको भी भूल जाइए, इसको भी भूल जाइए, केवल आप n ध्यान रखिए, दोनों का ऑर्डर n है। चाहे ये एल्गोरिथम इस तरीके से करें, चाहे एल्गोरिथम ये करें। लेकिन जब यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर n² आ रहा है, n² आ रहा है। देखिए ये सब भूल जाइए, ये सब बहुत छोटे हैं n² के सामने। तो आप देखिए ये सीधा अगर इसको भी देख लें आप तो n² हो जाएगा, ये ऑर्डर ऑफ n² है। जो हाईएस्ट है कॉस्ट ऑफ एलिफेंट लेते हैं, और कॉस्ट ऑफ गोल्ड फिश या कॉस्ट ऑफ पीनट्स उनको हम छोड़ देते हैं। जो रनिंग टाइम है अलग अलग स्टेटमेंट्स के, जैसे हमारे जो मेन स्टेटमेंट होते हैं वो वाइल लूप है, फॉर है, इफ़ है और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। वाइल है अगर, तो अगर ये हमारे पास fn है, ये फंक्शन ऑर्डर ऑफ fn है, और ये gn टाइम्स चलता है, तो हम ऑर्डर ऑफ gn fn बोलेंगे। इसी तरीके से ये ऑर्डर ऑफ fn है फॉर लूप में, और ये gn टाइम्स चलता है, तो हम इसे बोलेंगे ऑर्डर ऑफ gn fn है। ये अगर इफ़ वाला आपका लूप है, लूप तो नहीं खैर, इफ़ तो टेस्टिंग कंडीशन होती है, तो ये ऑर्डर ऑफ n है अगर ट्रू हुआ, और ये ऑर्डर ऑफ gn है अगर फॉल्स हुआ, तो ये होगा ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम fn एंड gn। यानी कि अगर आपके पास n है और n² है, तो कौन सा लेंगे आप? n² लेंगे, यू विल टेक n²। इसी तरीके से आपके पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, तो सबको जोड़ दीजिए। कहीं पे अगर इफ वगैरह आ गया तो ये मैक्सिमम भी लगाना पड़ सकता है आपको। जैसे एग्जांपल लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वाइल का लूप है, ये n बार चलेगा, तो ये n ले लीजिए। अब अंदर देखिए मैंने इसको, ये तो देखिए सीधा ऑर्डर ऑफ 1 है, ऑर्डर ऑफ n है, इसमें तो कुछ ज़्यादा मेहनत लगती नहीं है। इसको मैं मान रहा हूँ चलिए ऑर्डर ऑफ n है, तो बस n इंटू ऑर्डर ऑफ n कर दीजिए, ऑर्डर ऑफ n² हो जाएगा ये। इसमें देखिएगा इफ एल्स है, तो इफ के अंदर ये मैं कह रहा हूँ ये ऑर्डर ऑफ n है, और ये एल्स में तो ऑर्डर ऑफ 1 है, तो इन दोनों में से कौन लेंगे? ऑर्डर ऑफ n और 1 में कौन सा मैक्सिमम है? ऑर्डर ऑफ n, तो ये आप अपना उठा लेंगे। तो ये मैंने थोड़ी बहुत बात बताई आपको आपके रेट ऑफ ग्रोथ की, कौन सा बढ़िया है कौन सा बेटर है। अब इसको हम ना मतलब मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। मैथमेटिकली जो आपका ओमेगा है, थीटा है और बिग ओ है, इसको हम डिफाइन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।